Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss unit number 2 of geography, the universe. ठीक है, हमारे यूनिट का नाम यूनिवर्स है, तो हम इस जो यूनिट का नाम है इसको भी डिस्कस करेंगे। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स पर जो थेरीज प्रेजेंट की गई थी उनको पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे गैलेक्सीज, उसकी काइंड्स, और फिर पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में और सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं। और देन हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ, के अर्थ कब बनी, ठीक है। और अर्थ को लेकर, अर्थ की ओरिजिन को लेकर लोगों की क्या क्या थेरीज़ हैं, क्या क्या लोगों ने फ़िलासफ़ीज़ थेरीज़ जो है प्रेजेंट की थी, उनको भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सो लेट्स बिगिन द यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन प्रीवियस 7 years पेपर्स। बिग बैंग थ्योरी, इस पे उन्होंने कहा था एक्सप्लेन करो। 2 marks का क्वेश्चन आया था 15, 17 और 2020 में, ठीक है। और फिर 2018 में लॉन्ग आया था कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन सोलर सिस्टम एंड ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और 2022 में आया था प्लैनेट्स के नाम लिखो बस, यानी कि सिर्फ 3 सवाल पूछे गए हैं। और इस दफ़ा हो सकता है वो कोई और थ्योरी पूछ ले, ठीक है, कोई और क्वेश्चन पूछ ले। और चलो यूनिट स्टार्ट करते हैं। द यूनिवर्स कंटेन एनर्जी एंड मैटर, ये एक पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी एग्जिस्टेंस मैटर एनर्जी कंटेन करती होंगी वो यूनिवर्स का एक पार्ट होंगी, वो यूनिवर्स ही होंगी। द यूनिवर्स इज़ द वास्ट एंड ऑल इनकम्पासिंग मतलब कंसिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, स्पेस, all encompassing space that includes all existence, encompassing galaxies, stars, planets and everything between। जो भी चीज़ जो है ना यूनिवर्स के अंदर है, जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर हैं जो मैटर और एनर्जी रखती हैं, ठीक है, उनका कोई मैटर है, कोई सब्सटेंसेस हैं, उनमें एनर्जी पाई जाती है, वो यूनिवर्स है, ठीक है। द यूनिवर्स इज़ ऑल ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड द contents including planets and the all forms of energy and matter, everything that which include time, space, matter, energy is universe। जिस भी चीज़ के पास ये सब कुछ है वो यूनिवर्स है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट थेरीज़ को, थेरीज़ ऑफ बिगनिंग और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जो थ्योरीज़ हैं लोगों की, उनके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 3 बेसिक थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स डिस्कस। 3 थ्योरीज़ हैं, एक बिग बैंग थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी और पल्सेटिंग थ्योरी। अब इन थ्योरीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या ये थ्योरी कहती हैं यूनिवर्स की ओरिजिन को लेकर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लीमेटेर 1927 में ना इसको फॉर्मुलेट किया था इस जॉर्ज साइंटिस्ट ने, ठीक है। वो उसका ये कहना है कि बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि बिग बैंग थ्योरी में जो है ना वो एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि दिस थ्योरी प्रपोजेस दैट यूनिवर्स बिगन एट ए सिंगुलैरिटी एंड एक्सट्रीम हॉट एंड डेंस पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। कहता है हॉट एंड डेंस पॉइंट है, बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स जो है ओरिजिन हुई थी। एट दिस सिंगुलैरिटी ऑल द मैटर, एनर्जी एंड स्पेस टाइम इन द यूनिवर्स वर कंप्रेस्ड, यानी कि सब चीज़ें कंप्रेस थी इनटू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट के अंदर ऑफ इन्फिनिट टेम्परेचर एंड डेंसिटी। इनके अंदर एक टेम्परेचर था और डेंसिटी थी। इन्फिनिट का मतलब है कि मतलब उनकी कोई क्वांटिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी, हाईली डेंसिटी थी। आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ दिस पॉइंट, अब जब ये पॉइंट फटता है ना, ध्यान से सुन लो, इस थ्योरी में अब एक पॉइंट बना, उसमें जो है डेंसिटी थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, हॉट एंड डेंस था वो पॉइंट। अब जब वो पॉइंट जो है फटता है, एक्सप्लोड होता है, तो यूनिवर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो जाती है। और जब वो एक्सपैंड होती है तो प्लैनेट्स और गैलेक्सीज और ये सब कुछ इंट्रोड्यूस हुए, तो ये बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। as the universe is expanded it cool down, जब यूनिवर्स एक्सपैंड होती है तो वो ठंडी पड़ जाती है, यानी कि पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे तो गर्म रहेंगे, अलग हो जाएंगे तो ठंडे हो जाएंगे ऑब्वियसली। अलाउइंग मैटर टू फॉर्म एंड रेडिएशंस टू, अब वो कहते हैं कि एक्सपैंड एंड यानी कि जो वो पार्टिकल्स थे वो एक्सपैंड हुए, कूल हुए, और गैलेक्सीज और स्टार और प्लैनेट्स ये फॉर्म हो। हाइड्रोजन और हीलियम लाइट एलिमेंट्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। इस थ्योरी का एविडेंस ये था कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस उस टाइम मतलब मिली थी 1927 में। तब जाके जॉर्ज साहब ने कहा था कि इस तरह से यूनिवर्स जो है
वो बनी है, उसकी ओरिजिन इस तरीके से हुई है। नेक्स्ट अगली थ्योरीज डिस्कस करते हैं। स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बाद ये थ्योरी आई थी। दिस थ्योरी डेवलप्ड बाय थॉमस गोल्ड और हरमन एंड फ्रेड होयल इन 1948। 1948 के अंदर ये थ्योरी आई थी। तो वो पता है क्या क्लेम करती हैं? दे क्लेम दैट यूनिवर्स हैज़ नो स्पेसिफिक बिगनिंग एंड नो एंड इट। कहते हैं ना यूनिवर्स की कोई बिगनिंग है और ना कोई इसका खातिमा है, ठीक है। Although the universe is expanding, it does not change its appearance। कहते हैं जब वो expand होती तो वो appearance change नहीं करती, but this theory was rejected because it not spotted the strong evidence of Big Bang theory। तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद दूसरी थ्योरी यूनिवर्स को लेकर कौन सी दी गई थी? स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो ये कहती है कि अर्थ की ना कोई बिगिनिंग है, ना कोई उसकी ओरिजिन और एंडिंग तो कोई नहीं है, और उसकी शक्ल भी चेंज नहीं होती, एक जैसी रहती है। बट ये रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि किसी भी चीज़ की शक्ल एक जैसी नहीं रहती। इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ मैटर एनर्जी रखती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो जाती है। लाइक माउंटेन्स हैं, वो हमेशा एक जैसे थोड़े ना रहेंगे। क्लाइमेट जो है, प्रेसिपिटेशन जो है, उसके जितने भी फॉर्म्स हैं वो उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस चीज़ को लेकर। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये रिजेक्ट की गई है, सही किया गया है, बिकॉज इनके पास तो कोई एविडेंस भी नहीं था। इन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि वहाँ पर कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस मौजूद हैं या नहीं। बस इन्होंने लाइक फ़िलोसफी थी, थ्योरी बेसिकली अगर तुक्का और फिलोसफी होती है, या कुछ थ्योरीज एक्सेप्ट इसलिए कर ली जाती हैं। बिग बैंग एक्सेप्ट कर ली गई थी बिकॉज उसने जो है ट्रू एविडेंस दिए थे उस चीज़ को लेकर, ठीक है। सो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। नाउ वी आर डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट थ्योरी एंड दिस इज़ पल्सेटिंग थ्योरी। ये 1930 में वेरियस साइंटिस्ट, यानी कि कोई किसी का नाम नहीं पता, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ना 1930 में ये थ्योरी दी थी। सेकंड पे ये आई थी, थर्ड पे वो स्टेडी स्टेट थ्योरी आई थी। तो पल्सेटिंग थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑसिलेटिंग यूनिवर्स theory is cosmological hypothesis that suggests that the universe goes through an infinite series of cycles. It expands from the explosion, then contracts back and explodes again over long cycles. The pulsating theory primarily to address the question of whether the universe is open or closed and whether it has finite or infinite future. However, this theory faced several challenges because its claim was not admired in front of Big Bang थ्योरीज एविडेंस। उसके एविडेंस के सामने तो इसको कुछ माना ही नहीं गया था। एक्सप्लोजन, अब ये थ्योरी कहती है कि जो एक्सप्लोजन हुआ, फिर कंट्रैक्शन हुआ, फिर एक्सप्लोजन हुआ, फिर कंट्रैक्शन हुआ, बिल्कुल बकवासी बात इन्होंने कर दी पल्सेटिंग थ्योरी में। सो इसको भी रिजेक्ट कर लिया गया था। और इन्होंने ये कहा था कि बहुत सारे साइकिल चलते रहते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। सो ऑल्सो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। बट हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी। तो ये 3 थ्योरीज दी गई थी, आपको पता होनी चाहिए। अगर तो पेपर में आता है ना ये क्वेश्चन, थ्योरीज लिखो यूनिवर्स की, तो फिर आप ये तीनों लिख सकते हो अगर लॉन्ग में आता है तो। अब हम पढ़ेंगे गैलेक्सीज एंड सोलर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले गैलेक्सीज को पढ़ते हैं। अ गैलेक्सी इज़ अ वास्ट सिस्टम ऑफ स्टार्स, stellar remnants, gas, dust, black and dark matter, all bound together by gravity. Galaxies are in various shapes and size. There are 3 most important types of galaxies: spiral, elliptical and irregular galaxies. ये गैलेक्सी एक वास्ट सिस्टम है जिसके अंदर स्टार, डस्ट, गैस के पार्टिकल्स, ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, ये सब कुछ पाया जाता है ना, उसको हम गैलेक्सी कहेंगे, ठीक है। इसमें ना स्टेलर रेमिनेंट पूछा गया, वर्ड आया है। स्टेलर रेमिनेंट कहते हैं कलेक्टिव टर्म फॉर वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल्स, यानी कि इन सारी चीज़ों को स्टेलर रेमिनेंट्स कहते हैं। गैलेक्सी के अंदर जितनी भी ये चीज़ें पाई जाती हैं और ग्रेविटी की वजह से वो बाउंड होती हैं आपस में, ठीक है। सो इसको गैलेक्सी कहेंगे। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर स्टार, गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स, ब्लैक होल, स्टेलर रेमिनेंट्स और डार्क मैटर, ये चीज़ें ग्रेविटी की वजह से बाउंड हो, इसे हम गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम। गैलेक्सीज़ की शेप और साइज़ चेंज होती हैं। तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं: स्पाइरल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर। सबसे पहले स्पाइरल गैलेक्सीज़ पढ़ते हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज़ लाइक आवर मिल्की वे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंट्रल बल्ज एंड prominent spiral arms that radiate outward. सो स्पाइरल गैलेक्सीज ऐसी गैलेक्सीज होती हैं,
एक तो ये गैलेक्सीज हमारे मिल्की वे की तरह होती हैं, जैसे कि हमारा अर्थ, ठीक है। तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक है इंपॉर्टेंट, इनके सेंटर में एक बल्ज पैदा होता है, ठीक है, एंड प्रोमिनेंट स्पाइरल आर्म्स, और इसकी साइड्स पर एक आर्म होते हैं, यानी कि एक चीज़ रोटेट हो रही है और उसके जो सेंटर है उधर एक बल्ज पैदा हुआ है, ठीक है, और उसकी आर्म्स रेडिएट आउटवर्ड या बाई की तरफ उसकी आर्म्स मूव कर रहे हैं। सेंट्रल बल्ज ओल्डर पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स, स्पाइरल आर्म्स जो हैं ये ब्राइट आर्म्स होते हैं, चमक रहे होते हैं, कंसिस्ट ऑफ यंगर स्टार, गैस एंड डस्ट। अब इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, सेंटर बल्ज के अंदर ना पुराने सितारे होते हैं ज़्यादा एज के, और जो स्पाइरल आर्म है जो बाजू एक बना होता है या एक टेल टाइप स्ट्रक्चर बना होता है ना, तो उसके अंदर वो ब्राइट होते हैं, आर्म्स चमक रहे होते हैं, ये कंसिस्ट होता है यंगर स्टार, गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। आप सर्च कर लेना कि स्पाइरल गैलेक्सीज कैसी होती है, आपको पता चल जाएगा। मिल्की वे, अब यहाँ हमने मिल्की वे पढ़ा था। मिल्की वे इज़ अवर होम गैलेक्सी, a vast spiral system that includes our solar system. It consists of billion of star, dust, gas and dark matter. तो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसमें अर्थ है, तो अर्थ और सोलर सिस्टम है, इसमें स्टार, डार्क मैटर और ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम की तमाम चीज़ें, तो इसको हम अपना होम गैलेक्सी भी कहते हैं, बिकॉज हमारा होम इसी गैलेक्सी में पाया जाता है। सो ये दोनों पॉइंट्स स्पाइरल गैलेक्सीज के मुताबिक लिखने हैं आपको, इसका आपको पता होना चाहिए। स्पाइरल गैलेक्सी का स्ट्रक्चर बताया गया, उसमें एक बल्ज होता है, बल्ज के अंदर ओल्डर स्टार्स होते हैं और एक स्पाइरल आर्म बना होता है, एक बाजू बना होता है, वो बाजू चमक रहा होता है और उसके अंदर क्या होता है, डस्ट और स्टार्स और यंगर स्टार, डस्ट और गैस पार्टिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सीज। इलिप्टिकल गैलेक्सीज ओवल शेप्ड स्ट्रेच्ड, ये सर्कुलर होती हैं, ओवल शेप्ड ना, ठीक है। इलिप्टिकल गैलेक्सीज, इसकी शेप बता दी सबसे पहले। इलिप्टिकल गैलेक्सीज आर राउंड बट कैन स्ट्रेच लॉन्गर अलोंग वन एक्सिस, सो दे आर सिगार लाइक अपीयरेंस। सिगार लाइक अपीयरेंस यानी कि एक सर्कल चीज़ तो है, बट उसका किसी कॉर्नर से किसी एक्सिस से वो बेंड हुई है, थोड़ी सा उसका आउटवर्ड जो है एक छोटा सा पार्ट उसका राइज हुआ है, ठीक है। इसको हम कहेंगे सिगार लाइक अपीयरेंस। सो स्टार्स, गैसिक एंड डस्ट पार्टिकल्स अकर, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैलेक्सी बिकॉज ट्रिलियन ऑफ स्टार एग्जिस्ट इन इट। सो ये था हमारा इलिप्टिकल गैलेक्सी से रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि इसमें बहुत सारे स्टार पाए जाते हैं, लार्जेस्ट गैलेक्सी है वर्ल्ड की। कोई आपसे एमसीक्यूज भी पूछ सकता है आपके उस एग्ज़ाम्स में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि लार्जेस्ट गैलेक्सीज कौन सी, तो इलिप्टिकल है बिकॉज इसमें बहुत सारे स्टार्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इर्रेगुलर गैलेक्सी। दीज गैलेक्सीज आर लैक आ डिफाइंड स्ट्रक्चर, यानी कि इन गैलेक्सीज का कोई एक शक्ल होती नहीं, इनकी अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट होती है। मीन दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक शेप, इनकी एक शक्ल होती नहीं। न्यू स्टार्स डेवलप्ड इन दिस गैलेक्सी, डस्ट एंड गैसेस ऑल्सो अकर, डस्ट और गैसेस अकर हैं और इनमें नए स्टार डेवलप होते हैं, नए स्टार इसमें पैदा होते हैं। ये इसकी जो है अहम करेक्टरिस्टिक है, याद रखनी है। इर्रेगुलर गैलेक्सी कोई शक्ल नहीं है, बट उसमें नए स्टार पैदा होते हैं, ठीक है, और उसमें गैस और डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। सो ये हमारी गैलेक्सीज की काइंड्स थी तीनों। होप्स आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम सोलर सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ सोलर सिस्टम? द सोलर सिस्टम इज़ gravitational system comprising sun and celestial objects that orbit, including planets, moons, asteroids, comets and other debris. It formed approximately 4.6 billion years ago from gravitational collapse of giant molecular clouds. सो स्टूडेंट्स, सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम भाई एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आसमान पर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसके अंदर ये मौजूद हों, उन चीज़ों में प्लैनेट्स आ गए, मून्स आ गए, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब कुछ आ गए, तो ये हमारा सोलर सिस्टम कहलाता है। और सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। और सोलर सिस्टम जो है कोलैप्स ऑफ गियांट मोलिकुलर क्लाउड, ठीक है, इसके कोलैप्स से मिलकर बना है। आगे सोलर सिस्टम की डिटेल पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, तो सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का ये सेंट्रल पार्ट है। इट इज़ द साइज
साइज स्टार इन ओवर गैलेक्सी, यानी कि सबसे बड़ा साइज़ इसका होता है, ठीक है, सन का। द सन इज़ 109 टाइम्स बिगर दैन द अर्थ, ज़मीन से 109 गुना बड़ा होता है, ठीक है। द इंटरनल पार्ट ऑफ द सन इज़ कोर, जिस पर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, इंटरनल पार्ट को हम कोर कहेंगे, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ सन इज़ फोटोस्फीयर, दैट द ग्लोइंग सरफेस, जहाँ से हमें सूरज की शुआएँ चमकती हुई नज़र आती हैं, ठीक है, इसको हम ग्लोइंग सरफेस भी कहते हैं। कोरोना इज़ ऑल्सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, और सन की जो बाहर जो लेयर होती है उसको हम कोरोना कहते हैं। विच इज़ विजिबल ड्यूरिंग एक्लिप्स, जो एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण के वक्त हमें नज़र आती है। द एनर्जी ऑफ सन कम्स फ्रॉम फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इंटू हीलियम, हाइड्रोजन का हीलियम हाइड्रोजन इंटू हीलियम जो फ्यूजन होता है उसकी वजह से सन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सनलाइट टेक्स 8 मिनट एंड 16.6 सेकेंड टू रीच अर्थ, सनलाइट जो है ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकेंड लगाती है। इट्स एज 15 बिलियन ईयर्स अगो, इसकी उम्र 5 बिलियन ईयर्स अगो है, यानी कि 5 बिलियन ईयर हो गए हैं इसको बने हुए और 5 रहते हैं, ऐसा सुनने में आया कि 10 बिलियन इसकी एज है। 99.8% मैस ऑफ सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, यानी कि 2% में बाकी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ 99% जो है सन जो है सोलर सिस्टम के अंदर पाया जाता है, बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं 2% हैं, ओनली 0.2। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स आर ओपेक बॉडीज़, यानी कि स्पेसिफिक इनकी कोई बॉडी नहीं है, डिफरेंट है। प्लैनेट्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड देन, देयर आर टोटल 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, सूरज के हिसाब से पहले कौन, बाद में कौन, बाद में कौन, तो आपको इसी तरीके से याद करने हैं, ठीक है। प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड एज इनर एंड आउटर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स इनर और आउटर प्लैनेट्स की फॉर्म में जो है इनको क्लासीफाई किया गया। इनर प्लैनेट्स में हमारे पास फर्स्ट 4 प्लैनेट आते हैं जो सन के करीब हैं, और आउटर में हमारे पास नेक्स्ट 4 आते हैं जो हमारे सन से इनर के बाद आते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि आउटर प्लैनेट्स जो हैं वो बिगर प्लैनेट हैं देन इनर प्लैनेट्स। तो सबसे पहले इनर प्लैनेट्स देखते हैं। मार्स, मरकरी, अर्थ, वीनस आर इनर प्लैनेट्स। दीज इनर प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड एज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल इसलिए इनको कहा गया क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टेंस है, ठीक है। मरकरी इज़ अ डेड प्लैनेट, मरकरी एक डेड प्लैनेट है। देयर इज़ नो सैटेलाइट, मून और एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट, यानी कि मरकरी के अंदर भाई कोई भी सैटेलाइट नहीं है क्योंकि मरकरी तो बहुत ज़्यादा करीब है सूर्य से। इट इज़ द इनर मोस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ठीक है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ 58 किलोमीटर एंड इट कंप्लीट इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन 88 डेज। ये याद रखनी है 2-3 बातें, ठीक है। मरकरी प्लैनेट फास्टेस्ट रेवोल्यूशन अराउंड सन के गिर्द इसकी रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, मरकरी पर जो है ये डेड प्लैनेट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट है और इसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वीनस प्लैनेट। वीनस प्लैनेट को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। जब ये ईस्ट डायरेक्शन में आएगा तो इसको मॉर्निंग स्टार कहेंगे, जब वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा वीनस प्लैनेट ड्यूरिंग रेवोल्यूशन तो इसको हम कहेंगे इवनिंग स्टार। तो वीनस इज़ अ सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सूरज में दूसरे नंबर पर, सूरज के करीब दूसरे नंबर पर वीनस आता है। इट इज़ अ रॉकी प्लैनेट, ठीक है, रॉक्स टाइप इसका जो है कंपोज इसका एक स्ट्रक्चर है विद डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ ऑल द रॉकी बॉडी। इसका एटमॉस्फेयर बहुत डेंस होता है, ठीक है। इन द सोलर सिस्टम के अंदर इसका जो है एटमॉस्फेयर बहुत डेंस होता है। इट इज़ द ब्राइट ऑब्जेक्ट आफ्टर सन एंड मून, सन और मून के बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे ब्राइट चीज़ है इस दुनिया में वो है वेनस प्लैनेट, ठीक है। देयर इज़ नो सैटेलाइट एंड स्लोवेस्ट रोटेशन अकर, इसमें कोई भी सैटेलाइट यानी कि कोई मून नहीं है। इसकी जो रोटेशन है बहुत स्लो है अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर इसका सूर्य से डिस्टेंस है, ये भी हॉटेस्ट है, ठीक है। इट टेक्स 225 डेज टू कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड सन, ये 225 दिन लेता है अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। आगे अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। Earth is the third planet, possess many unique qualities. The Earth is only planet which support life, ठीक है।
अर्थ जो है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी कि यहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ 150 किलोमीटर, ठीक है। एंड कंप्लीट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन 365 डेज़, एक साल के अंदर ये अपना रेवोल्यूशन पीरियड कंप्लीट करता है। इट्स शेप इज़ राउंड एंड नोन एज ब्लू प्लैनेट ड्यू टू 70% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट के अंदर 70% पानी है, इतना सफिशिएंट अर्थ के बारे में। नेक्स्ट हम मार्स डिस्कस करते हैं। मार्स इज़ ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। द हाइएस्ट माउंटेन निक्स ओलंपिया अकर्स। मार्स के अंदर एक हाईएस्ट प्लैनेट पाया जाता है, इसका नाम है निक्स ओलंपिया, माउंटेन पाया जाता है, और ये माउंटेन हमारी माउंट एवरेस्ट से भी 2 गुना बड़ा है, ठीक है। इट्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 1.9% है, ऑक्सी आर्गोन 1.9 है, और नाइट्रोजन ट्रेसेस भी और मीथेन और पानी भी यहाँ पर पाया जाता है मार्स में, ठीक है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ 228 किलोमीटर एंड कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 2 ईयर्स। सो ये मार्स के बारे में था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आउटर प्लैनेट्स को। आउटर प्लैनेट्स consist of Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. They are known as major planets. इनको major planets कहा जाते हैं। So Jupiter the largest planet in our solar system. याद रखना कि Jupiter सबसे बड़ा planet है solar system में। It is a gas giant with strong magnetic field. इसमें magnetic field बहुत ज़्यादा strong है। It has numerous moons. इसमें बहुत ज़्यादा मून पाए जाते हैं। It composed of hydrogen and helium. It is 11 times larger than Earth. ज़मीन से 11 गुना बड़ा है। तो याद रखना जुपिटर सबसे बड़ा सियारा है। It lacks a solid surface. Its distance from sun is 780 मिलियन किलोमीटर एंड इट कम्प्लीट्स रेवोल्यूशन इन 12 ईयर्स, 12 सालों में कंप्लीट करता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, और इसके बारे में साइड पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखना। 68 सैटेलाइट हैं और ग्रेट रेड स्पॉट डिटेक्टेड ऑन इट, इसमें ग्रेट रेड स्पॉट भी है, और 4 लार्जेस्ट मून भी इसी में पाए जाते हैं जुपिटर में। सो ये थोड़ी सी जुपिटर के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट सैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, मैंने बताया था ना कि जो आखिरी 4 हैं वो सबसे बड़े हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ ओवर सोलर सिस्टम इज़ सैटर्न। इट हैज़ 62 सैटेलाइट्स, इसमें 62 मून्स हैं। इट हैज़ रिंग सिस्टम, अच्छा इसमें रिंग सिस्टम है, यानी कि एक राउंड सी बॉडी है, उसकी साइड्स पे भी राउंड और बॉडीज़ हैं, वो छोटी हैं, तो इसको रिंग सिस्टम कहेंगे। 3 वेल डिफाइंड रिंग फाउंड। तो आपने ऐसा करना है, इसको सर्च भी कर लेना है कि सैटर्न कैसा दिखता है, आपको पता चल जाएगा। इट हैज़ वेरी लीस्ट डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो है बहुत कम है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ 1430 मिलियन किलोमीटर एंड कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 30 ईयर्स, 30 सालों में ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है सूरज के गिर्द। आगे यूरेनस की बात कर लेते हैं। यूरेनस इज़ आइस गियांट प्राइमरली कंपोज ऑफ वाटर, अमोनिया एंड मीथेन। यूरेनस हैज़ अ सेट ऑफ थिन रिंग्स, ठीक है, इसमें 9 थिन रिंग्स हैं एंड कलेक्शन ऑफ मून्स, 27 मून है, और इसका टेम्परेचर कोल्ड है। ऑलराइट, आइस गियांट कहा गया यानी कि ठंडा है ये। उसके बाद इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ 2870 मिलियन किलोमीटर एंड कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 85 ईयर्स। नेक्स्ट नेपच्यून को देखते हैं। Neptune is the farthest planet from sun in our solar system. It has blue appearance. ये सबसे ज़्यादा दूर है भाई हमारे सूरज से, तो its appearance is blue. इसकी appearance blue है, ये cold भी है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन इन इट्स एटमोसफेयर, इसके एटमोसफेयर में मीथेन है, इस वजह से ये ब्लू है। इट हैज़ 5 रिंग्स, इसकी 5 रिंग्स एंड हैव अ लार्ज मून नेम ट्रिटन, इसमें लार्ज मून है, उसका नाम ट्रिटन है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ 45 मिलियन किलोमीटर एंड कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 165 ईयर्स। सो ये नेपच्यून के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब हम पढ़ते हैं अदर लेजर बॉडीज़ ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा और कौन कौन सी बॉडीज़ मौजूद हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। The moon, Luna, asteroids, meteoroids and comets are the other lesser bodies of our solar system. Moon are satellites that orbit around planets. Moon ऐसे satellites हैं जो planets के गिर्द घूमती हैं। These moons occur with specific atmosphere features. The moons of planet Earth is known as lunar. हमारी ज़मीन का जो moon है ना, जो हमारा moon है उसको हम lunar भी कहते हैं, ठीक है। It revolve around Earth and its distance is 38 and 5000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, यानी कि हमारा जो मून है उसका हमारी ज़मीन से डिस्टेंस 3,50,000
85,000 किलोमीटर है। आगे एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन प्राइमरली फाउंड इन मार्स। ये मार्स में पाए जाते हैं और ये सूरज के गिर्द घूमते हैं। रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। दे वेरी इन डिफरेंट साइज, इनका साइज़ डिफरेंट होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मीटेरॉइड्स के बारे में। द पार्टिकल ऑफ डेब्रिस अराउंड सन नोन एज मीटेरॉइड्स। डेब्रिस के पार्टिकल सूरज के गिर्द डेब्रिस के पार्टिकल, गड़ों के पार्टिकल्स, ये भी रॉक्स की तरह होते हैं, तो इनको हम मीटेरॉइड्स कहते हैं। तो इसकी भी आगे फॉर्म्स आ जाती हैं। मीटियोर व्हेन मीटेरॉइड एंटर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अच्छा, यही मीटेरॉइड्स जब अर्थ में आते हैं तो ये मीटियोर कहलाते हैं। और मीटेरॉइड व्हेन दे रीचेस द ग्राउंड एंड सर्वाइव इम्पैक्ट, जब ये ज़मीन पर पहुंचते हैं ना, गिरते हैं और कोई असर पैदा करते हैं, तब इनको मीटेरॉइड कहते हैं। तो मीटेरॉइड्स ये हैं, ठीक है। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो इनके नाम चेंज हो जाते हैं। तो मीटेरॉइड्स ऐसे पार्टिकल ऑफ डेब्रिस हैं जो सूरज के गिर्द घूमते हैं, ठीक है, और जब ये अर्थ में दाखिल होते हैं तो इनका नाम चेंज होता है। नेक्स्ट है कॉमेट्स, ठीक है। कॉमेट्स आर द बॉडीज़ मेड अप ऑफ आइस। ये ऐसी बॉडीज़ हैं जो आइस से मिलकर बनी होती हैं। एंड डस्ट दैट मूव अराउंड द सन, जो सूरज के गिर्द घूमती हैं। सो ये हमारा सोलर सिस्टम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ द अर्थ, के ज़मीन कैसे ओरिजिनेट हुई और इस पर क्या थेरीज दी गई डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू, वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ अकर्ड अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारी जो ज़मीन है वो बन गई थी, ठीक है। आर लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. Various theories on the origin of the earth are discussed. So कुछ थ्योरीज दी गई हैं ज़मीन के बनने में, ठीक है, ज़मीन के वजूद में आने में। तो हम उन थ्योरीज़ को पढ़ते हैं। 3 थ्योरीज़ पेश की गई हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ को लेकर, और इन्हें अर्ली थ्योरीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। हमने जो यूनिवर्स की थ्योरीज़ पढ़ी थी वो मॉडर्न थ्योरीज़ थी, और जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ, क्योंकि पहले लोग अर्थ पर बात करते थे, तो फिर उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्स के बारे में क्यों ना बात करें। सबसे पहले अर्थ की थ्योरीज़ जो है ओरिजिनेट हुई थी। सबसे पहली थ्योरी है नेबुलर हाइपोथेसिस। सो नेबुलर क्या मतलब, नेबुलर जो वर्ड है ना, ये नेब्यूला से मिलकर बना है, ठीक है। नेब्यूला एक क्लाउड है जो कि एक ऐसा क्लाउड है जो कि गैस और डस्ट की पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी को इमैनुअल कांट ने 1955 में जो है प्रोफाउंड किया था, प्रेजेंट किया था। उसके बाद लैप्लास ने भी फर्दर इस पर आर्गूमेंट्स दी थी, उसने इस पर फर्दर काम किया था। तो इमैनुअल कांट जो है वो इस पर क्या कहते हैं। अच्छा, एक और बात सुन लो, नेबुला से याद आया, हर चीज़ दुनिया में जो भी बनी हुई है ना, वो नेबुला क्लाउड से मिलकर बनी है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फॉर्म्ड बाय नेबुला क्लाउड। सो इमैनुअल कांट गेव दिस हाइपोथेसिस इन 1955 नेबुला। अच्छा, यहाँ पर अब नेबुला के बताया गया, मैंने बता दिया पहले। एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स फॉर्म्ड प्लैनेट। डस्ट और गैस के पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लैनेट। दिस हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स फॉर्म्ड आउट ऑफ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद यंग सन विच वाज स्लोली रोटेटिंग। अब वो कहता है कि जो कांट है ना, ये इस चीज़ पर ये कहता है कि ज़मीन इस तरह से बनी है। कहता है डस्ट और क्लाउड के जो पार्टिकल्स हैं ना, ये फॉर्म हुए हैं और उस वजह से प्लैनेट जो है वो बन गया है। इसका ये हाइपोथेसिस है अर्थ के ओरिजिन को लेकर। उसके बाद कहता है जब वो फॉर्म हो जाते हैं प्लैनेट्स, तो वो सूरज के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता घूमने लग जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। तो वह कहता है तमाम प्लैनेट्स इसी तरह वजूद में आए हैं। तो जाहिर सी बात है ज़मीन भी एक प्लैनेट है, तो वो भी डस्ट एंड गैसेस में हीलियम और हाइड्रोजन आया होता है, तो इनसे मिलकर जो है अर्थ प्लैनेट भी बना है, ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस डिस्कस करते हैं। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय चैम्बरलिन एंड मोल्टन। 2 साइंटिस्ट थे, चैम्बरलिन और मोल्टन। 1904 में ये थ्योरी जो है प्रपोज की गई थी। According to this hypothesis, the solar planets were formed from a collision between the sun and the another star. 2 types of heavenly bodies present in space, or one is sun, another one is star. ठीक है, both these objects collide with each other. Star and sun closer to each other
huge gravitational pull produced, this planet revolve around sun. After some years, they scattered in space, scattered इन स्मॉल प्लानट पार्टिकल्स नॉन एज प्लानेटेसिमल। प्लानेटेसिमल जो अब जब स्कैटर्ड हुए ना स्पेस में, तो जो छोटे पार्टिकल बने उसको हम प्लानेटेसिमल कहते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट जो प्लानेटेसिमल थे, दे स्टार्टेड कूल डाउन, देन दे बिकेम सॉलिड पार्टिकल। जब वो कूल हुए तो सॉलिड हुए एंड फॉर्म प्लानट। इस तरह से भी प्लानट बने हैं। तो ये जनाब कहते हैं कि एक बड़ा सूरज और एक छोटा स्टार जब आपस में, वो पहले उसके इर्द गिर्द घूमता है, फिर कुछ साल घूमता रहता है, फिर जब वो टकराता है उसके साथ तो एक अदर प्लेनेट प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह से इनका मानना है कि ज़मीन इस तरह से बनी है, ठीक है। सो प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस ये चीज़ है। नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय जीन्स एंड जेफरीज। जीन्स और जेफरीज ने ना इस थ्योरी को प्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले ना जीन्स ने इस थ्योरी को बताया था। तो अनरियलिस्टिक जो है ना ये मानी जाती थी उस टाइम ना, जब जीन्स ने ये थ्योरी दी। तो फिर जेफरीज ने इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले 1919 में जीन्स ने इसको बताया था, ठीक है, और फिर 1929 को इसको जेफरीज ने बताया था। तो ये थी क्या, देखते हैं। ये इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। पहले जीन्स ने इस पर काम किया था, फिर जेफरीज ने। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, टू हेवनली बॉडीज on its original one is original sun and the another one is star which is larger than sun। एक और बड़ा स्टार है जो सूरज से बड़ा है। एक्सीडेंटली कम क्लोजर टू ईच अदर, एक्सीडेंटली एक दूसरे के करीब आते हैं। एंड इज पुल्ड गैशियस मैश अवे फ्रॉम द सन ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। एज ए रिजल्ट अ ज्ञात सिगार शेप्ड पार्टिकल ऑफ मैटर कम आउट फ्रॉम सन एंड प्लैनेट फॉर्म्स। अब वो कहते हैं हाइपोथेसिस में ये बात की गई है कि दो हेवनली बॉडीज़ हैं, ठीक है। सूरज छोटा है दूसरी बॉडी की निस्बत, और दूसरी बॉडी एक स्टार है जो बहुत बड़ा है, ठीक है, सूरज से भी ज़्यादा बड़ा है। तो वो अपना ग्रेविटेशनल पुल प्रोड्यूस करता है सूरज पर, जिसकी वजह से जो सूरज है वो अपने अंदर से एक मैटर जो है वो एक्सक्लूड करता है, बाहर की तरफ निकालता है, ठीक है। और वो मैटर जो है वो मैटर प्लैनेट बन जाता है। तो ये कहते हैं कि प्लैनेट इस तरह से फॉर्म हुआ है। होप से ये लेक्चर अच्छा रहा होगा आपके साथ, आपको पूरा यूनिट अच्छे से समझ आया होगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और अपनी हर चीज़ को, हर टॉपिक को जो है डेप्थ में जाके डिटेल से कवर करो, क्योंकि पेपर सेटर का कोई नहीं पता, वो कुछ भी पूछ सकता है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।